सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। ठीक है ना। अब्दुल कलाम जी की ये जो लाइन है, ये जो ध्येय वाक्य है, ये आपके जीवन में कितना आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। केवल सिग्नेचर से ऑटोग्राफ की स्थिति में आने के लिए आप स्वयं ही आकलन करें कि क्या क्या करना पड़ता है जीवन में। ठीक है, चलिए और हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूसीआई में कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए चलाए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, सुपर टेट, टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल नए पैटर्न पर है क्लासेस। ठीक है ना। वीडियो 2018 री एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी की सारी क्लासेस हैं, और यूपी पीसीएस से बीईओ का एग्जाम आता है पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए, पीईटी, आरओ, एआरओ, अग्निवीर, एनडीएस, सीडीएस। एनडीएस सीडीएस इनका तो हब है ना। हजारों सेना में अधिकारी जो हैं वो यूसीआई ने इस देश को दिए हैं और सारे काबिल ऑफिसर हैं। अब यूसीआई में ये बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। 3 ब्रांचेस है अपनी, कानपुर में काकादेव, छपेड़ा और किदवई नगर। इनके अलावा कोई भी ब्रांच नहीं है, केवल ये 3 ब्रांच है। अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर यहां पे दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आपको पढ़ना ही है, सारे वीडियोस आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से। इंडिविजुअल क्लासेस की भी ऑफलाइन सुविधा है आपके लिए। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज हमारे संस्थान में आपके लिए चलाए जा रहे हैं। आप चाहे तो, और 3 दिन का डेमो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपका अधिकार है, हर अभ्यर्थी का अधिकार है कि कम से कम वो जिस संस्थान में जा रहा है वहाँ पे उसे ये पता तो रहे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। कि पहले ही दिन जाके फीस जमा कर दी, उसके बाद फिर पता लग रहा है यार ये गलत डिसीजन हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्थान हमारा चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन डेमो क्लासेस हर अभ्यर्थी का अधिकार है, वो उसे दिया जाएगा 3 दिन का। आप पूरी तरीके से यहाँ पे आएँ, ये जांचें परखें कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, उनके पढ़ाने का स्तर क्या है, उन फैकल्टीज़ का स्तर क्या है, उसके बाद आप पूरी तरीके से यहाँ पे एडमिशन लें। वरना बहुत सारे संस्थान हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे कि एकदम जो बेस्ट फैकल्टी जो हो सकती हैं वो यूसीआई में आपके लिए मेहनत कर रही हैं, आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप यूसीआई एक बार आइएगा, हमें भी ये अवसर दीजिएगा कि एनडीए और सीडीएस के बाद अब हम यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पीसीएस, सुपर टेट, टेट, इन सब चीज़ों में आपका सहयोग कर सके, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जिस काम के लिए हम लोग आज जुड़े हुए हैं। पाठ्यक्रम आप देख लीजिएगा, पीईटी का क्या है, सब कुछ आप देख चुके हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो देख लें ध्यान से, क्या क्या है इसका। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, अपठित गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण, निर्धारित अंक 15। ठीक है, अभी तक क्या है ना कि हम आप लोगों को जैसे रचनाएं हैं कई सारी करवा चुके हैं। 3 क्लासेस 4 क्लासेस में हमने आपको गद्यांश भी दिए, उनकी भी प्रैक्टिस हमने आपको करवाई। अब क्या करेंगे हम कि एक एक टॉपिक के थोड़े से बंच में क्वेश्चन लेंगे, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, बाकी सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक एक टॉपिक ऐसा उठाएंगे जिसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लें। तो आज की इस क्लास को आप इस रूप में देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है या आपने अपनी जो सेल्फ स्टडी की है वो किस स्तर पर है, तो आप आकलन करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपने मन से आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद आप हमारा आंसर सुनेंगे और आप फिर ये नतीजे पे पहुंचे कि आपके जो आज के 20 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छा रहेगा कि अगर आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका आप आंसर पहले अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका आपको बताते हैं कि प्रथम का विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने भी इसका आंसर सही किया होगा। अब प्रधान की अगर हम बात करें तो प्रधान का क्या हो जाएगा? प्रधान का अप्रधान हो जाता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। बताइए समझ में। तो प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। गौड़ का प्रधान हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुरक्ति की अगर हम बात करें, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, अनुरक्ति का आंसर, ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है विरक्ति, ठीक है। अब इसे एक टेस्ट पेपर के रूप में लेते हुए चलिए, इससे आप ये आइडिया लगा लेंगे कि आपकी तैयारी है कितनी। ये बहुत आवश्यक है अपना आकलन करना कि हम किस पायदान पे हैं, क्योंकि अब जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप तैयारी शुरुआत तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप ये आइडिया जरूर ले सकते हैं कि आप कम से कम हिंदी में कितना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति और आसक्ति क्या हो जाते हैं? समानार्थी हो जाते हैं एक दूसरे के। प्रशस्ति का क्या हो जाता है? प्रशस्ति का निंदा हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशस्ति का निंदा हो जाएगा, ठीक है। और प्रकृति का चलिए छोड़िए, प्रकृति कोई वैसा शब्द नहीं कि जिसका प्राकृतिक अगर होगा तो अप्राकृतिक हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का आप भी अपना आंसर करिएगा, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा, आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। क्लियर हो गई ना बात? आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। समीचीन का मतलब क्या हो जाता है? उचित हो जाता है समीचीन का मतलब, है ना। तो ये इसका अर्थ हो गया उचित। आधुनिक और अर्वाचीन ये क्या हो जाते हैं? ये समानार्थी हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अर्वाचीन का भी प्राचीन हो जाएगा, आधुनिक का भी प्राचीन हो जाएगा। समसामयिक का मतलब जो एक ही समय पे घटित हो रहा हो वो समसामयिक होता है इसका अर्थ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोर आप लोग अपना गिनते रहिएगा, ठीक है। गौरव का उपयुक्त विपरीतार्थक, गौरव का विलोम हमें बताना है, तो गौरव का अपोजिट क्या होगा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो गौरव का आंसर आपका हो जाएगा अपोजिट के मामले में लाघव हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, ठीक है ना। वैभव, वैभव का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है, वैभव संपन्नता होती है वैभव। तो वैभव का हम क्या लिख सकते हैं? वैभव का अपोजिट हम लिख सकते हैं दैन्य लिख सकते हैं, ठीक है ना। दीनता से दैन्य बना है, दरिद्रता लिख सकते हैं इसका अपोजिट, विलोम शब्द, ठीक है। दरिद्रता लिख सकते हैं वैभव का। पराभव का क्या हो जाएगा? पराभव का उद्भव हो जाएगा, ठीक है। और निर्भीक का क्या हो जाएगा? इसका डरपोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल फंसना है, ये गारंटी है इस बात की। बस आपको पढ़ना है, याद रखना है, बार बार पढ़िएगा। हमने आपसे कहा था कि हर वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कुछ लोग हैं बड़ा अच्छा मतलब वो करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, है ना। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके हम लोग लाते हैं। और मेहनत करने का मतलब, अगर हम ये बता रहे हैं कि मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये एहसान कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे काम में जब आप भी शामिल हो जाते हैं ना, तो हमारा काम सार्थक हो जाता है। और जब कोई चीज़ सार्थक हो जाती है फिर उसकी खुशी अलग है। जैसे आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, है ना, तो आप किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहे कि आप पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको खुशी होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपने मेहनत की और वो मेहनत सार्थक हो गई, सफल हो गई। तो यही हम लोगों का भी मोटिव है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हमारी भी मेहनत सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी, है ना। तो बस हमारी मेहनत को भी सार्थक करिएगा। और जब आप हमारी मेहनत को सार्थक करने लगेंगे तो आपकी पढ़ाई अपने आप सार्थक होने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम बताना है। नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा पहले, ठीक है। अब देखिएगा, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा विलोम। अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा, ठीक है ना। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं उर्वर। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। और प्राकृत का अभी हमने आपको बोला ही था, अप्राकृत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। क्लियर हो गई ना बात? अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह हो जाएगा। इसका आंसर हमने थोड़ा जल्दी बता दिया, लेकिन आप में से शायद ही कोई होगा जो गलत करेगा इसे, है ना। अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। आग्रह का क्या हो जाता है? आग्रह का हो जाता है दुराग्रह। अगर मान लीजिए आपसे आग्रह का पूछ ले तो क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। अब देखिए, परिग्रह और संग्रह, परिग्रह और संग्रह दोनों क्या है? समानार्थी एक दूसरे के।
ठीक है, और इन दोनों का विलोम क्या होता है? इन दोनों का विलोम होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है ना। जैन धर्म के जो सूत्र हम पढ़ते हैं क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये सब आते हैं ना, और ब्रह्मचर्य, तो उसमें अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह का यही मतलब है कि धन का संचय ना करना, है ना, बिल्कुल वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, वो होता है धन का संचय न करना। जैसे अस्तेय होता है, अस्तेय का क्या मतलब होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, है ना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज को ना लेना, धन का संचय करके ना रखना, बस आवश्यकता के लिए चीजों को करना, और उसके बाद क्या है, बस जितना है बाकी बांट देना, दान कर देना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अनुग्रह का भी आ गया, सारे शब्द आ गए आपके। आगे बढ़ते हैं। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। क्लियर है ना? इसमें बस एक ही शब्द आपका बनता है अन्याय। अन्याय का आप जानते ही हैं न्याय होता है। ठीक है, तो सदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है अब हमें। ठीक, देखिए, चलिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, आंसर बताइए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर अपना निकाल लिया होगा। पहला ऑप्शन है हमारा आपत्ति और विपत्ति। तो ये क्या हो गए? ये दोनों तो समानार्थी हो गए। किसी आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, ये तो दोनों चीजें बराबर हो गई। अवर्षण, अनावर्षण। अवर्षण का मतलब वर्षा ना होना, अनावर्षण का मतलब भी वर्षा ना होना। ठीक है ना? तो अनावर्षण, वर्षण यानी कि दोनों सूखा जो होता है, सूखा जो पड़ता है, अकाल जो पड़ता है, उसके ये दोनों वो हैं। गणतंत्र और जनतंत्र, ये दोनों एक ही चीज है। आद्रत और तिरस्कृत। तो आद्रत का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। आद्रत का मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है ना, सम्मानित एक तरीके से। तो आप किसी का सम्मान करें या किसी का तिरस्कार कर दें, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 पे आते हैं। आवर्तक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, कुछ लोगों को ये आसान भी लग रहे होंगे, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि पीटी में कोई मतलब तोप चलाने, यहां पे हम आपको कोई वो चीज बताने नहीं आ रहे कि हम आपको जादू दिखाने आ रहे हो, चौंकाने आ रहे हो। हम केवल उन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करने आ रहे हैं जो चीजें हैं तो आसान, लेकिन अन्य विषयों के चक्कर में आप उन चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं, और कहीं आप पेपर में उनमें कंफ्यूज ना हो जाएं, है ना। जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, तो वो तो तैयारी कर ही रहा है ना, तो वो पढ़ तो रहा ही है, ऐसी बात तो है नहीं कि वो पढ़ नहीं रहा है। बस वो वहां पे कंफ्यूज ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शब्द जो एक साधारण है वो आपसे छूट गया, तो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए वो चीज हम बताने आ रहे हैं। तो जिन लोगों को ये आसान लग रहा है और जिन्हें मुश्किल लग रहा है, तो बस सीधा सा एक फॉर्मूला है, मुश्किल लग रहा है तो रट डालो, पेपर में मिल जाएगा सीधा सीधा आपको, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक का, ठीक है, तो आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। प्रवर्तक आप जानते ही हैं, किसी चीज को प्रारंभ करने वाला, शुरू करने वाला प्रवर्तक कहलाता है ना। आवृत का मतलब क्या होता है? आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, तो आवृत का अनावृत हो जाएगा। अगर विलोम अगर हम इसका पता करेंगे आवृत का, तो इसका क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। अनावृत का मतलब बिना ढका हुआ, आवृत का मतलब ढका हुआ, ठीक है ना। और प्रकर्षक का मतलब क्या होता है? प्रकर्षक कौन होता है? जो किसी चीज का उत्थान करे, है ना, वो प्रकर्षक है। बात आई ना समझ में? तो ये हो गया। उत्कर्षक भी इसे बोल सकते हैं, प्रकर्षक को, ये चीज है। ठीक है, चलिए, तो प्रकर्षक का अगर विलोम अगर हो तो अपकर्षक हो सकता है इसका विलोम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वाक्य बताना है। आप लोगों ने पढ़े और इनका आंसर निकाले पहले, और जितना टाइम हम दे रहे हैं इससे कम ही टाइम आपको मिलेगा वहां किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिएगा। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, पहला आ गया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, दूसरा हो गया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करूं, आपकी आयु 40 वर्ष है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था मुक्त हस्त, मुक्त कंठ, इनके साथ में से लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर से समाहित है। जब इनका हम पूरा विस्तार से जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसके अंदर से होता है, ठीक है ना। तो मुक्त कंठ से, यहां पे ये गलती हो गई। ठीक, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया,
यहां पे से नहीं लगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समस्त प्राणी मात्र, अब यहां पे इसने समस्त भी दे दिया, यहां पे प्राणी के साथ मात्र भी दे दिया, ये विरोधाभास हो गया यहां पे। अब आप कहेंगे सर चौथे में क्या गलती है, तो चौथे में आप समझ लीजिए यही कुछ चीजें होती हैं जो इक्का दुक्का नंबर जो ऊपर नीचे हमारे होते हैं उन्हें हमें करेक्ट करना होता है। कि आपकी आयु 40 वर्ष है, ये गलत है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे अवस्था होना चाहिए, ठीक है ना। आयु शब्द का इस्तेमाल गलत माना जाता है, अवस्था सही माना जाता है, ठीक है। वैसे तो हम लोग बोलचाल में बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन यहां पे अवस्था का इस्तेमाल जो है वो सही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाक्य शुद्ध है वो हमें निकालना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो यहां तो हमें यही गड़बड़ी मिल गई है ना, ये गड़बड़ हो गया यहां पे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अब आप देखिएगा, तमाम और देश के साथ में भर, ठीक है, ये दोनों गलत आ गया। अब आप देखिएगा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट नहीं की जाती, आपत्ति व्यक्त की जाती है। बात क्लियर है ना। तो ये शब्द हमारी यहां पर गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखें, ये पैतृक लिखा हुआ है, ये हम आपको बता चुके हैं, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि इसे कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप क्या है इसका, पैतृक का, इसका शुद्ध रूप है पैतृक। क्लियर है ना, ठीक है। तत्कालिक लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, तात्कालिक। क्लियर। पूज्यनीय लिखा हुआ है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सही तो लिखा है, लेकिन इसका सही शब्द क्या होता है, पूजनीय, ठीक है। लेकिन अगर हमें अकेले लिखना होगा पूज्य तो यही सही होगा, लेकिन जब नीय लग जाएगा तो फिर पूजनीय हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। क्लियर हो गई ना बात। प्रामाणिक एकदम सही लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य यहां भी निकालना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, कोई आवश्यकता नहीं है, अनेक तो अपने आप में बहुवचन का सूचक है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो मूल्य नापा नहीं जाता है, मूल्य का आकलन किया जाता है, ठीक है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल और इतना ही, कोई औचित्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसका आंसर हमने थोड़ा जल्दी बता दिया, आपको समय दिया नहीं है इसका आंसर निकालने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इस पे आप समय ले सकते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। देखिएगा, याज्ञवल्क, यही गलत लिखा हुआ है, शुद्ध कैसे लिखते हैं समझ लीजिएगा। याज्ञवल्क्य, ठीक है ना, आधा ला और आधा का होता है, ठीक। सदृश सही लिखा है, हस्तक्षेप सही लिखा है, और गृहिणी भी सही लिखा है। ये समझ लीजिएगा कि ये गृहिणी शब्द कई बार पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और 4 प्रकार से गृहिणी उसमें लिख दिया, तो समझिएगा जैसे ये लिखा हुआ है ना, यही शुद्ध है, और बाकी जो शुद्ध शब्द है उन्हें भी देख लीजिएगा, ये ऐसे ही शुद्ध होते हैं। इनमें से मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमारा आंसर जा रहा है वो आपके पेपर में भी आंसर ही आ जाए, हो सकता है किसी ऑप्शन में से उठा के रख दे, ठीक है। इसलिए सारे ऑप्शन को हम बार बार हम व्याख्या कर रहे हैं सारे ऑप्शन की, केवल इसीलिए कि कुछ भी छूटे ना, कम समय में ज्यादा चीजें आपके पास तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी शुद्ध इसमें भी बताना है, उम्मीद है इसका भी आंसर आप लोगों ने देखते ही निकाल लिया होगा। देखिएगा, नुपुर, ये गलत लिखा हुआ है, क्यों, मात्रा ऊ की अलग लगी हुई है,
क्या होता है, नूपुर, ठीक है ना। जहां पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है यहां बड़े ऊ की मात्रा होना चाहिए, जहां बड़े ऊ की मात्रा लगी है यहां छोटे ऊ की मात्रा होना चाहिए। स्मरण बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, स्मरण, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। कवियत्री, हमने आपको पहले भी बताया था कि कवियत्री में या के ऊपर छोटी की मात्रा लगती है और इसमें या के ऊपर लगी हुई है, वा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती और इसके ऊपर नहीं लगी हुई है, यानी कि यही शब्द हमारा सही हो गया, ठीक है ना। और परिस्थिति में आपको पता है कि लास्ट वाले ता में बड़ी ई की मात्रा नहीं छोटी ई की मात्रा होगी। क्लियर है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी, इसमें भी हमें छांटना है। रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा अपना। चलिए देखते हैं। रचयिता देखिए शुद्ध कैसे लिखेंगे, रचयिता, क्लियर। चलिए अनाधिकार, अनाधिकार नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं अनधिकार। अनधिकार लिख देंगे। चिन्ह में आधा ना नहीं होता, आधा हा होता है, ना पे लगता है, जाके देखिएगा, इसमें बहुत गलती करते हैं लोग। ये इस तरीके से चिन्ह लिखा जाता है। और अनुकूल एकदम सही लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, इसमें बताना है अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा अधीन, ठीक है ना। अधीन शुद्ध शब्द है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यह भी कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं। आधिकारिक, आधिकारिक में कंफ्यूजन होता है तो बस आधिकारिक होता है, अकेले लिखेंगे तो अधिकार होगा, लेकिन जब इक लगा देंगे तो आधिकारिक हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है, यह भी आप लोगों ने निकाल दिया होगा तुरंत, यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा परीक्षा, यह शुद्ध है, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, वन वर्ड आ गया आपके लिए कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या बोलते हैं। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अब हम बताते हैं आपको आशु कवि। आशु कवि कौन होता है, जो तत्काल कविता लिख दे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मौका ऐसा है, उससे कहा गया भैया ऐसा मौका है कविता, वो तुरंत कविता बना दे, ठीक, उसे कहते हैं आशु कवि। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चंस पे अपनी जो है ऑप्शन अपने ऑप्ट किए होंगे और अपने आंसर निकाले होंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार किया होगा। अब उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बात ये नहीं है कि आज के पेपर में आपके कितने नंबर बने, बात ये है कि आने वाले पेपर में जो अब हम आगे जो हम नए वीडियो लेके आएंगे उनमें सब यही सिस्टम चलेगा कि आपको अपना आकलन करना होगा। तो बस कोशिश ये करिएगा कि आज जितने नंबर हैं कल उससे अच्छे ही नंबर हो, उससे ज़्यादा ही नंबर हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।